बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हम पहले से जानते हैं कि 3 डिफरेंट क्वेश्चंस पे बेस कर रही होती है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लॉन्ग या एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज को। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन साइकिल। यानी कि ये डिस्कशन किस चीज की कर रहा है? कहता है कि जी आपके कंप्यूटर सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जिसका काम इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, डीकोड करना है और एग्जीक्यूट करना है। यानी कि इंस्ट्रक्ट करना है कि आप क्या करके लाएं, इंस्ट्रक्शन को फेच, फिर डीकोड करें और फिर क्या करें, एग्जीक्यूट करें। कहता है एएलयू का काम तो ये है कि जी वो क्या करेगा, बेसिकली वो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लिहाजा ये पार्ट आपका फेच तो नहीं करता, एग्जीक्यूट जरूर करता है। फिर हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट तो सिर्फ क्या कर रहा होगा, आउटपुट को डिस्प्ले कर रहा होगा। ये भी आपका ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल यूनिट पे आएंगे तो हमने क्या बात की थी, कंट्रोल यूनिट आपका वो पार्ट है जो कि बेसिकली क्या कर रहा होता है, जो कि तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के, उन तमाम को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, उन तमाम को डायरेक्शन दे रहा होता है, वो तमाम को कंट्रोल कर रहा होता है। लिहाजा यहां पर कंट्रोल यूनिट वो हिस्सा है जो कि क्या कर रहा होगा, जो फेच भी कर रहा होगा, डीकोड भी कर रहा होगा और एग्जीक्यूट भी कर रहा होगा। लिहाजा ये आपका आंसर अभी तक बिल्कुल क्या है, ठीक है। जबकि रजिस्टर्स आपके इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि रजिस्टर्स तो टेम्परेरी मेमोरी है जहां पर डाटा स्टोर होता है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। कहते हैं वेयर आर द रिजल्ट्स ऑफ एएलयू ऑपरेशन ट्रांसफर। कहते हैं एएलयू जब ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है तो फिर कहां पर अपने रिजल्ट्स को ट्रांसफर करता है। तो याद रखिए एएलयू के साथ हमने पढ़ा था कि 2 रजिस्टर काम कर रहे होते हैं, एक एक्यूमुलेटर और दूसरा डाटा रजिस्टर। यहां पर इसका मतलब है हमारे पास ये जो ए और बी ऑप्शन है जिसमें काउंटर रजिस्टर और बेस रजिस्टर है, ये तो इसका हिस्सा है ही नहीं। एएलयू के साथ 2 जो रजिस्टर्स काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट दे सकता है, रिजल्ट्स को रिट्रीव करके अपने पास ला नहीं सकता। एएलयू का जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मूव कर सकता है आपके एक्यूमुलेटर में। लिहाजा डाटा रजिस्टर भी आपका क्या है, इनकरेक्ट आंसर है, जबकि आपका एक्यूमुलेटर आपका करेक्ट आंसर है। लिहाजा इसे हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। कहते हैं विच ऑफ दीज बसेस सिलेक्ट्स अ मेमोरी वर्ड। अब मेमोरी वर्ड सिलेक्ट क्यों किया जाता है, मैंने आगे डॉट्स लगा दिए हैं, लेकिन ओरिजिनली क्या है, कहता है फॉर रीड और राइट ऑपरेशन। आप क्या कह रहे हैं, कहता है किसी भी मेमोरी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी बस यूज की जाती है। कहता है मेमोरी वर्ड को सिलेक्ट किया जाता है यूजिंग द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी वर्ड लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन को किससे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एड्रेस से। और एड्रेस जो ट्रांसफर किया जा रहा होता है वो किस बस के थ्रू होता है, एड्रेस बस के थ्रू। लिहाजा डाटा बस आपका रॉन्ग आंसर है, कंट्रोल बस आपका रॉन्ग आंसर है, बेस्ट आंसर आपका क्या है, आपका एड्रेस बस। अब एक चीज सिस्टम बस, कहता है अगर हम देखें सिस्टम बस के अंदर आपके पास एड्रेस बस भी आ रही है, डाटा बस भी आ रही है, कंट्रोल बस भी आ रही है। अगर तो सिर्फ एड्रेस बस आ रही होती तो ये आंसर ठीक होता, लेकिन सिस्टम बसेस के अंदर तीनों आ रही हैं और तीनों एड्रेस को सिलेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी मेमोरी वर्ड को सिलेक्ट नहीं कर सकती। लिहाजा ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग आंसर। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसका आंसर क्या था कि विच ऑफ दीज बस सिलेक्ट अ मेमोरी वर्ड फॉर रीड और राइट ऑपरेशन, तो कहता है दैट इज एड्रेस बस। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। कहता है विच ऑफ दीज रजिस्टर्स कंट्रोल द सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शंस आर फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। क्या कह रहा है, वो कौन सा रजिस्टर है जो कि बेसिकली उस सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहा होता है जिस सीक्वेंस में आपकी इंस्ट्रक्शन फेच होके आ रही होती हैं, कहां से, मेन मेमोरी से। तो याद रखें हम रजिस्टर्स का पूरा टॉपिक पढ़ के आए हैं,
जिसके अंदर हमने बात की थी कि प्रोग्राम काउंटर वो रजिस्टर है जिसका काम क्या होता है, एड्रेस को होल्ड करना। किस एड्रेस को? जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का है, और वो क्या कर रहा होता है, आपके सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहा होता है। लिहाजा यहां पे आपका जो पहला ऑप्शन है यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आपके ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग। देखें यहां तक हमारे 4 जो से पार्ट हैं एमसीक्यूज के वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो हैं आपके पार्ट्स, उनके लिए अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, जो आपके रिमेनिंग एमसीक्यूज के। कहता है पार्ट नंबर 5 में क्या कहता है, अ मेमोरी वर्ड दैट इज टू बी स्टोर्ड इन और फेच फ्रॉम। अब ये पूरा नहीं है, इसके आगे डॉट्स लगे हुए। कहता है जब भी कोई मेमोरी वर्ड फेच किया जाता है या फिर क्या किया जा रहा होता है, इसे स्टोर किया जा रहा होता है, तो सबसे पहले वो कहां मूव करता है, किस रजिस्टर में मूव करता है। तो हम अपने टॉपिक्स में जब हमने स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स पढ़े थे तो हमने कहा था जब भी डेटा मूव करता है इन बिटवीन सीपीयू और रैम, सीपीयू से रैम की तरफ जाए या रैम से सीपीयू की तरफ जाए, तो सबसे पहले वो जहां पे मूव कर रहा होता है वो एक बफर होता है और उसे मेमोरी बफर रजिस्टर कहते हैं, यानी कि एमबीआर कहते हैं। अब हमारे ऑप्शंस में देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटर। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, डाटा रजिस्टर। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, एमबीआर। वही आंसर आ गया जो कि हम चाह रहे। और डेल्टा क्या लिखा हुआ है, या डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम काउंटर। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर है करेक्ट वो क्या है, आपका एमबीआर है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे ऑप्शंस आपके क्या हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं 6 पार्ट की। क्या कहता है, विच इंस्ट्रक्शन कॉजेज ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अ स्पेसिफाइड एड्रेस। कहता है आपकी इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है, और वो सीक्वेंस कौन जनरेट कर रहा होता है, आपका प्रोग्राम काउंटर। कहता है हुआ क्या कि किसी इंस्ट्रक्शन ने आके क्या किया है, उस ट्रांसफर को, सीक्वेंस को मिटाकर एक नई जगह पे ले गया, एक नए एड्रेस पे मूव करवा दी। तो कहता है ये कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी जो इस ट्रांसफर को कॉज कर रही है। बात क्लियर हो रही है। कहता है याद रखिएगा, कंपैरिजन का काम कंपेयर करना है, शिफ्ट का काम शिफ्ट करना है लेफ्ट या राइट, डाटा मूवमेंट का काम डाटा को मूव करना है बेसिकली। यहां हम डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन भी यहां पे कहते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एड्रेस के मूवमेंट की तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन होती हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शन होती हैं। वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है आपकी, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। लिहाजा यहां पर जो आपका आंसर है वो कौन सा है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ये आपका करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, इनकरेक्ट है। अब हम बात करते हैं 7th पार्ट की। क्या कहते हैं, विच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस विल परफॉर्म एडिशन ऑन 2 नंबर्स। एडिशन बेसिकली क्या है, कहता है ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ये क्या होना है, ऑपरेशन। अब अगर हम बात करें पहले का तो कहता है कुछ हद तक ये मैच करता है। रिमेनिंग ऑप्शन को भी देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि सूटेबल कौन सा है। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या करती है, शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन क्या करती है, दो वैल्यू को कंपेयर करती है। और डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या कर रही होती है, वो डाटा को मूव कर रही होती है। लिहाजा जो हमारा थोड़ा सा मैच करता था वो ऑप्शन कौन सा था, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। लिहाजा यहां पर आपका जो बेस्ट आंसर है, सूटेबल आंसर है, वो बेसिकली कौन सा है, आपका ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। यहां तक बात क्लियर होगी। 7th ऑप्शन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं 8th वन की। कहता है थ्रू विच बस इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू। कहता है वो कौन सी बस है जिसके जरिए इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से सीपीयू तक लाया जाता है। तो याद रखें, हमने बसेस के बारे में जब पढ़ा था तो हमने कहा था एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस ट्रांसफर करती है, फिर कंट्रोल बस जो सी है उसका काम सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना है, जबकि डाटा बस डाटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शन को भी कैरी करती है। लिहाजा आंसर क्या बनता है आपका, डाटा बस बनता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है, लिहाजा नहीं है। एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करती है, इनकरेक्ट ऑप्शन। इंस्ट्रक्शन बस, ये तो कोई बस ही एग्जिस्ट नहीं करती इंस्ट्रक्शन की। फिर आपकी एक ही बस रह जाती है और वो कौन सी है, डाटा बस। क्योंकि डाटा बस क्या करती है, आपका डाटा को भी कैरी करती है और इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन को भी। अब अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज कैसे होते हैं, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर हो रही है इंस्ट्रक्शन बस के जरिए, डाटा ट्रांसफर हो रहा है डाटा बस के जरिए। तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, डाटा बस
डाटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी कैरी करती है। बात क्लियर होगी। 9th पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू। कहता है बताएं अगर इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर आपका जो ऑप कोड है वो कितने बिट्स का है? 4 बिट्स का है। तो ये बताएं कि जो आपका सीपीयू है वो कितने डिस्टिंक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत आसान सा रूल है इसका। वो क्या है? आप लिखें 2 पावर 4, ये कितना बनता है? 16। लिहाजा आपका 4 का ऑप्शन भी गलत, 8 का भी गलत, 32 भी। आपके कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे? बेसिकली 16, क्योंकि 2 पावर 4 क्या होता है? 16। अगर यहां पर वो बात करता कि आपके 4 की बजाय 5 बिट्स हैं तो कितने ऑपरेशन हो जाते? 32। 6 बिट्स हैं तो कितने ऑपरेशन हो जाते? 64। बात क्लियर होगी यहां तक। 10th पार्ट जो कि लास्ट एमसीक्यू है आपके इस चैप्टर का, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डीकोड्स इंस्ट्रक्शन। जरा गौर करें, पहले एमसीक्यू की तरफ जाएं। पहला एमसीक्यू क्या था? विच पार्ट ऑफ द सीपीयू, ठीक है, परफॉर्म विच थिंग्स? फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। विच पार्ट ऑफ द, उस वक्त हमने पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट वो पार्ट है जो कि क्या करता है? जो इंस्ट्रक्शन को फेच भी करता है, उसको डीकोड भी करता है और उसे एग्जीक्यूट भी करवाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखें, कहता है एएलयू। एएलयू का काम डीकोड करना नहीं है, सिर्फ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। मेन मेमोरी तो डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रही है। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है? बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बताना। और सिर्फ आपके पास कौन सा रह जाता है? कंट्रोल यूनिट, जिसका बेसिक काम क्या है? फेच भी करना, डीकोड भी करना और एग्जीक्यूट भी करना। इसके अलावा रिमेनिंग तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके क्या हैं? इनकरेक्ट है। बात क्लियर होगी। यहां तक हमारा जो है वो क्या हो चुका है? एमसीक्यूज का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन पे बेस कर है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पार्ट नंबर 1 देखते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, ये तीनों टर्म्स अल्टरनेटिवली इस्तेमाल की जा रही होती है। कहते हैं लेक्चर नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था वो कंप्लीट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का था, वो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में था, जो कि क्या कहता था कि माइक्रो प्रोसेसर आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, वो पार्ट है जो कि तमाम के तमाम टास्क, तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी डिटेल लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिटेल दी हुई है। वहां से आपने क्या करना है? सिर्फ सीपीयू क्या है और इसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं, इसके अलावा नहीं लिखना, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ रहा है। फिर बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएलयू। अब एएलयू बेसिकली पार्ट ऑफ द सीपीयू है, याद रखिएगा, पार्ट ऑफ द सीपीयू है। अगर पार्ट ऑफ द सीपीयू है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले बताना पड़ेगा पार्ट ऑफ द सीपीयू है जो कि क्या कर रहा होता है? आपका अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अरिथमेटिक फंक्शंस ये होते हैं, लॉजिकल फंक्शंस ये होते हैं। ठीक हो गया। ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसकी डिटेल दी हुई है, उसमें से आपने कोई 4 से 5 पॉइंट लिख लेने हैं ताकि आपका ये आंसर ठीक हो जाए। फिर इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। और सीयू का जो टॉपिक है ये भी बेसिकली एएलयू के बाद आता है। सीयू भी पार्ट ऑफ द सीपीयू है जिसका काम कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। और लेक्चर नंबर 3 इसे कंप्लीट डिस्कस कर रहा है। इसका जो 3 पार्ट है जिसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर और प्रोग्राम कंट्रोल लॉजिक जो है वो बेसिकली इसके पार्ट्स हैं। इनके नेम आपने लाजमी लिखने हैं कि दीज आर द पार्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट। उसके बाद पार्ट नंबर 4 पे जाते हैं जिसमें आपका क्या है? डिफाइन बस। कहता है बसेस को हमने एक तो पार्ट ऑफ द सीपीयू में डिस्कस किया और फिर इसको डिस्कस किया था सिस्टम बसेस के अंदर, जहां पर हमने डिटेल में इसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया। यानी कि एक इसका लेक्चर नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है, एक लेक्चर नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है। आप डेफिनेशन कहीं से भी उठा सकते हैं, आप उठा लें। लेक्चर नंबर 3 में से डेफिनेशन के क्या थे? पैरेलल वायर्स थी जो कि बेसिकली पाथवेज के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी, डाटा को ट्रांसमिट करती थी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन लेक्चर नंबर 6 में से भी ले सकते हैं।
बट मेक श्योर कि जब लेक्चर नंबर 6 से ले रहे हैं या 3 से ले रहे हैं तो उसके बाद आपने उसके 3 बसेस के नेम लाजमी लिखते हैं, जिसमें डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस है। ये नाम नीचे मेंशन करने के दीज आर द टाइप्स ऑफ बसेस। फिर बात करते हैं पांचवा जो पार्ट है आपका डिफाइन रजिस्टर्स। ये भी आपका लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो से एग्जिस्ट कर रहा है, जब हम कंपोनेंट्स डिफरेंट जो से सीपीयू के डिस्कस कर रहे हैं। रजिस्टर्स क्या थी? टेम्परेरी मेमोरी थी, इनसाइड द सीपीयू थी। जो आपका करंट एग्जीक्यूटेड डाटा होता है या जिस पे करंटली वर्किंग चल रही होती है वो कहाँ पे स्टोर हुआ होता है आपका रजिस्टर्स के अंदर। लेक्चर नंबर 3 के अंदर से ले सकते हैं। डिफाइन कैश मेमोरी जोन है, ये भी लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस था। ये भी बेसिकली क्या है? आपका कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू है। ये भी बेसिकली स्मॉल मेमोरी है, इनसाइड द सीपीयू है। ये एक्टिव पोर्शन ऑफ द मेमोरी को अपने पास स्टोर कर रही होती हैं। इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। इसकी डिस्कशन की जा सकती है। पार्ट 7 में देखें वो क्या कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड और उसकी टाइप्स का कंप्लीट डिटेल्ड क्वेश्चन हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कहते हैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन कोड का मतलब बताएं। व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन कोड या व्हाट इज मेंट बाय एन इंस्ट्रक्शन। क्या था इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड? कहता है ग्रुप ऑफ बिट्स सी दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। इसके दो पार्ट से, एक ऑपरेशन पार्ट था, दूसरा आपका ऑपरेंड एड्रेस थे। एक आपका ऑपरेशन पार्ट था, दूसरा आपके ऑपरेंड एड्रेस थे। लिहाजा ये पार्ट तक ही लिखना है, इससे आगे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर बात करता है कि जी आपका क्या है 8 में, व्हाट इज ऑपरेशन कोड। अब वो जो ऑपरेशन कोड के बारे में पॉइंट लिखा था कि ऑपरेशन कोड क्या होता है, कहता है ये वो पार्ट होता है जो कि ये बता रहा होता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ बिट्स जो सी हैं वो अगर n हो तो 2 पावर n डिस्टिंक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती हैं। ये पहला पार्ट होता है आपका जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये सीयू को दिया जाता है ताकि वो ऑपरेशन को समझ के उसे परफॉर्म करवा सके। फिर बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्क एंड रिस्क। लेक्चर नंबर हमने 10 के अंदर ये डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 10 जो है ना, इसमें सिस्क और रिस्क को हमने टेबुलर फॉर्म में डिस्कस किया है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 से 4 डिफरेंस आपने लिखने हैं, ज्यादा डिफरेंसेस आपने नहीं लिखने। जो पार्ट नंबर 9 है वो क्या कहता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एड्रेस मोड इन एन इंस्ट्रक्शन। कहता है एडवांटेज बताएं एड्रेस मोड के। अगर ओरिजिनली बात की जाए तो ये जो सा एड्रेस मोड है ना, ये कंप्लीट फुल फ्लैश टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में शामिल नहीं है तो इसका प्रॉपर आंसर देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस टर्म को क्यों यूज किया इस क्वेश्चन में, कहता है जब हमने सिस्क और रिस्क आर्किटेक्चर पढ़े थे तो उसमें क्या कहता है, रिस्क के अंदर कहता है आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसका साइज फिक्स होता है और ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को क्या करता है, यूटिलाइज नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से उसने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। याद रखिएगा एड्रेस मोड होता क्या है। एड्रेस मोड बेसिकली क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है रूल्स और वे जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है, और उसमें से भी सबसे पहले किस चीज को इंटरप्रेट करता है, एड्रेस को। जैसे कि क्या कहता है, एड्रेस मोड स्पेसिफाई अ रूल और वे फॉर इंटरप्रेटिंग और मॉडिफाइंग द एड्रेस फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। एक एड्रेस को जो कि इंस्ट्रक्शन का हिस्सा है उसको इंटरप्रेट करता है कौन, आपका एड्रेस मोड। कहता है बहुत से एड्रेसेस मोड होते हैं जिसमें इमीडिएट, ऑपरेंड, डायरेक्ट एड्रेस और इनडायरेक्ट एड्रेस है। हम इसे अगर अपने मोड्स के हवाले से देखें तो इसको लिंक करें, अगर हम इसे लिंक करें सिस्क और रिस्क के साथ, तो सिस्क आपको पता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, सिस्क आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से, रिस्क आपके रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में आपका जो आर्किटेक्चर है कॉम्प्लेक्स है, वो तमाम तरह के एड्रेसिंग मोड को क्या कर रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। जबकि रिस्क जो है वो सिर्फ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसी वजह से उसका इंस्ट्रक्शन सेट रिड्यूस है, वो फास्ट इन स्पीड है, वो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कम यूटिलाइज करता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जबकि जो सिस्क है उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स जो है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा यूटिलाइज होते हैं, इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो कहते हैं ये डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के एडवांटेजेस दे रहे होते हैं, लेकिन जो कॉमन है वो क्या है एडवांटेजेस। कहता है टू गिव द प्रोग्रामिंग वर्सटिलिटी टू यूजर, यानी कि यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो अपनी प्रोग्रामिंग को वर्सटाइल कर सकें। वर्सटाइल का क्या मतलब है, डिफरेंट। अगर आप चाहें तो इमीडिएट ऑपरेंड को यूज कर लें, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एड्रेसिंग कर लें, अगर चाहें तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि प्रोग्रामर के पास ऑप्शंस क्या हो गए हैं, मल्टीपल हो गए। ठीक है, कोई भी एड्रेस मोड आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं
जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और लास्ट में क्या कहता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स इन एंड एड्रेसिंग फील्ड। क्या करता है, जब डिफरेंट मोड्स होते हैं तो आपके बिट्स जो से हैं वो क्या हो रहे होते हैं, कम इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बिट्स इस्तेमाल कम होने का मतलब है कि अगर आप रिस्क को इस्तेमाल करें तो उसमें क्या है, फिक्स साइज है, इसलिए मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन एक ही तरह की होंगी और उनको एग्जीक्यूट भी फास्ट किया जा रहा है। लेकिन सिस्क अगर आपके पास है तो फिर क्या होगा, कहता है सिस्क है तो आपका अगर इमीडिएट ऑपरेंड है तो बिट्स कम होंगी, लेकिन अगर हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पे जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी आपकी वेरिएशन आती जाएगी, लेकिन बिट्स क्या होंगी, कम यूटिलाइज भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी, लेकिन ज़्यादातर आपकी बिट्स क्या होती हैं, वो कम ही यूटिलाइज हो रही होती हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करेंगे टुवर्ड्स फर्स्ट बोर्ड। तो चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स फर्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस है। कहता है क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट वन जो पार्ट है वो क्या कहता है डिस्क्राइब जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर। कहता है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस रजिस्टर बेसिकली टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर और लेक्चर नंबर 5 के अंदर। लेक्चर नंबर 4 में हमने तमाम के तमाम जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसमें से हमने एक्यूमुलेटर, बेस, काउंट रजिस्टर और डाटा रजिस्टर को वन बाय वन डिस्कस किया था, वो वहां से आप देख सकते हैं। फिर लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारे पास आपके जो से थे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और लास्ट में प्रोग्राम काउंटर को डिस्कस किया था। ये तमाम के तमाम टोटल 8 रजिस्टर्स हैं। लेकिन याद रखिएगा जब आप ये टॉपिक शुरू करने लगेंगे तो सबसे पहले इनको लिखने से पहले रजिस्टर की डेफिनेशन लाजमी लिखिएगा। सबसे पहले रजिस्टर की डेफिनेशन, उसकी 2 टाइप्स, फिर एक टाइप को पहले डिस्कस करें फिर दूसरी टाइप को बाद में डिस्कस करें, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट 2 की डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बसेस यूज्ड इन कंप्यूटर। ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा डिस्कस करके आए, लेकिन उसमें हमने क्या कहा था कि बस की डेफिनेशन दें और सिर्फ बसेस के नाम लिख दें। लेक्चर नंबर 6 के अंदर बस की डेफिनेशन के साथ उसकी टाइप्स को भी कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया हुआ है विद डायग्राम। वो डायग्राम भी लाजमी बनाइएगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसकी लेंथ, लिहाजा जैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे तो इसकी लेंथ बेहतर हो जाएगी और जो आपका एग्जामिनर है जो पेपर चेक कर रहा होगा उसे भी समझ आएगी कि इसे तमाम की तमाम चीज़ें पता है, लिहाजा वो मैक्सिमम मार्क्स आपको अवार्ड कर देगा। पार्ट 3 में क्या कहते हैं डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सीपीयू इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन कोड को डिफाइन करें और फिर ये बताएं कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है। कहता है लेक्चर नंबर 8 पूरा इसी टॉपिक पे बेस कर रहा है। हमने उसमें इंस्ट्रक्शन कोड को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स जो सी थी 3 उनको डिस्कस किया, जिसमें आपके पास डाटा ट्रांसफ़र थी, फिर डाटा प्रोसेसिंग थी और फिर लास्ट में प्रोग्राम कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शन थी, ये सारी की सारी तीनों और इसकी एग्जांपल्स जो उनसे साथ गिवन है उनको भी लाजमी लिखना है। उसके साथ ही आपके पास 4th क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स विद एग्जांपल। अब जब फॉर्मेट्स की बात कर रहे हैं तो याद रखें ये हमने लेक्चर नंबर 9 डिस्कस किया था। इसके अंदर भी आपने क्या करना है कि जी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिखनी है कि इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, फिर फॉर्मेट्स जो उनसे थे हमने पढ़े थे 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 1 एड्रेस और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसको हमने थ्योरेटिकली, डायग्रामेटिकली विद एग्जांपल सारा किया था। हर चीज़ साथ साथ लिखनी है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन डिटेल में देना ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो उनसे आपका 5th वन वो क्या कहता है एक्सप्लेन सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 7 के अंदर, जिसमें से पहला पोर्शन आपका सीपीयू ऑपरेशंस का है वो आपने शामिल नहीं करना, बल्कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वहाँ से स्टार्ट करके एंड तक का जो लेक्चर है वो बेसिकली किस पे बेस कर रहा है, आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर है। इसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात की थी, हमने कहा था कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। हमने बात की थी कि आपके पास 3 स्टेप इंस्ट्रक्शन साइकिल भी होता है, 4 भी। हमने जो डिस्कस किया था वो 3 स्टेप इंस्ट्रक्शन साइकिल था, उसकी डायग्राम भी बनाई थी और 1 बाय 1 तमाम के तमाम जो उनसे ऑपरेशंस हैं उनको डिस्कस भी किया था डिटेल में। वो पूरा का पूरा आपने लिखना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लिया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 MCQs कंप्लीट किए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डिस्कशन की और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं वो भी डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।